आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि मैंने वादा किया था 1 अप्रैल से मैं सीसेट को शुरू कराऊंगा, साथ ही करंट अफेयर्स। तो ये है सीसेट का पहला वीडियो। 2022 का जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसका सेकंड पेपर था सीसेट, उसी को आज मैं कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप हर हाल में इस सीसेट को पार कर जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं जो ज़रूरी चीज़ें आपको जाननी चाहिए कि सीसेट जो होता है उसमें 100 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 100 प्रश्न आते हैं। टोटल समय मिलता है हमें 2 घंटे का। यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर सिर्फ जीएस का होता है जो कि बताता है आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और सेकंड पेपर जो होता है वो सीसेट का होता है जो कि क्वालिफाइंग है। उसे पास करना मैंडेटरी है। पास करने का मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको 35 क्वेश्चन सही करने हैं हर हाल में। अब उसके लिए क्या क्या करें? अपना टारगेट 35 तो रखेंगे नहीं, अपना टारगेट है 50। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि हर हाल में मैं आपको अटेम्प्ट करके एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कितने आसानी से मैं इसको पार कर जाता हूं। देखिए 100 प्रश्न रहेंगे, हर प्रश्न की कीमत है 2 नंबर। अगर एक प्रश्न सही करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, अगर एक प्रश्न गलत करते हैं तो 0.66 नंबर आपका कट जाएगा। तो पहली बात, आपको हर प्रश्न को अटेम्प्ट करने की सोचनी नहीं चाहिए सीसेट में, ठीक है ना। पहला एक समझदार आदमी वही होगा और वही समझदार आदमी ही पास होता है। कई सारे लोग गलती करते हैं, नहीं मैं अटेम्प्ट पूरा करूंगा भाई, मैं पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर जाऊंगा, वो बेवकूफ़ लोग होते हैं। अब जरा सा मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूं। सीसेट में मैं आपको अगर सिनारियो और कैसे चलना है ये बताऊं तो देखिए, सबसे पहले आपको जो पहले पेपर में शुरुआत में ही दिख जाएगा वो दिख जाएगा हिंदी के बेसिक क्वेश्चन। जैसे ये देखिए, शुद्ध अशुद्ध, ठीक है, और क्या है, मुहावरा, पर्यायवाची, यही सारे क्वेश्चन दिखेंगे। कितने प्रश्न दिखेंगे? 15। ठीक, मैं पहले आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, फिर मैं आपको 1 बाय 1 सॉल्व करके दिखाऊंगा पूरे के पूरे पेपर को। जितना भी टाइम लगेगा कंप्लीट देखिएगा, XX स्पीड का, आपको हर चीज़ समझा डालूंगा मैं, ठीक है। और ये भी आज आपको समझ में आएगा कि हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए नहीं बना, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी बने होते हैं। तो देखिए, हिंदी के 15 प्रश्न आएंगे इस टाइप के, ठीक। उसके बाद जब आप देखेंगे इन 15 के बाद जो आएंगे वो आएंगे अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब हिंदी के वो प्रश्न जैसे एक गद्यांश दे देगा, उसको देख के 5 प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो आपको सबसे पहले इन 20 प्रश्न को करना है हिंदी के, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, उसके बाद मैं कराऊंगा, ठीक। उसके बाद इंग्लिश देख रहे हैं ना, इंग्लिश में 7 प्रश्न आएंगे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। वो मैं आपको दिल से बताऊं, मैं भी नहीं करता हूँ, क्योंकि उसको करने का मतलब हो सकता है गलती हो जाए, कोई कॉन्फिडेंस तो है नहीं भाई। इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी लेवल की नहीं, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश बट आई कैन नॉट करेक्ट एवरी क्वेश्चन ऑफ द इंग्लिश करेक्ट, मैं नहीं कर सकता। तो आप भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, जो इंग्लिश का पैसेज है, जो 5 क्वेश्चन, एक पैराग्राफ आएगा उसको पढ़ के 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 20 प्रश्न हिंदी के सीधे सीधे सॉल्व कर लूंगा, फिर मैं इंग्लिश के 5 प्रश्न सॉल्व करूंगा। उसके बाद मैं समझदार आदमी हूं, फिर मैं संप्रेषण के 25 प्रश्न हैं, 1-2 नहीं 25 प्रश्न। और अगर आपने 25 प्रश्न को कैसे सही करना है, 10 साल का पेपर रट लीजिए, 20 प्रश्न सही हो जाएगा कंफर्म। वही आता है, घुमा फिरा के आता है, आगे पीछे करके सिर्फ वही प्रश्न आता है। क्या 10 साल का सीसेट का पेपर में जो संप्रेषण के क्वेश्चन आए हैं, उसके लिए टॉपर्स कोड पे मैंने कम्युनिकेशन के लिए अलग से एक टेस्ट सीरीज बना रखी है, बस वही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक। तो ये 25 क्वेश्चन, उसको आप 20 बार लगा डालिए, आपको सब रट जाएगा। और सबसे बड़ी बात इधर देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 25 और मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे 15। तो अब थोड़ा भी जिस आदमी की मैथ्स कमज़ोर है, मैं उसको सलाह दूंगा, भैया अपना पहले सारा ध्यान इस पे लगाइएगा। मतलब पहले हिंदी किया आपने, फिर आपने इंग्लिश किया, फिर आपने संप्रेषण किया। ध्यान से सुनिए, 2 घंटे के समय में शुरू से लेके, याद रखिए 2 घंटे के समय में शुरू से लेके 40 मिनट, कितना मिनट? शुरू से लेके 40 मिनट आपको पूरी तरीके से देना है हिंदी को, इंग्लिश को, संप्रेषण को, 40 मिनट पूरी तरीके से। अब ऐसा नहीं कि किसी प्रश्न पे फंस जाएं, जो क्वेश्चन आ रहा हो ठीक है, जो नहीं आ रहा हो आगे बढ़ जाइए, सोचिए मत। 2 घंटे में सोचना नहीं है, जो दिख रहा हो करिए, नहीं दिख रहा हो आगे बढ़िए, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। कुछ लौंडे क्या करते हैं कि भैया ये क्वेश्चन फंस गए, उसे में फंसे फंसे आधा घंटा बिता दिए, वो बेवकूफ़ी है, वो मत करिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हिंदी कर लिया, इंग्लिश कर लिया, संप्रेषण कर लिया, और उसके बाद फिर आपको उठाना है रीजनिंग। याद रखिए, रीजनिंग के लिए आपको देने हैं कितने, कम से कम नहीं तो 40 मिनट अगले आपको रीजनिंग पे देने हैं, और बचे क्वेश्चन जो बचेंगे वो आपको देने हैं मैथ्स पे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, 40 मिनट का मतलब शुरू के 40 मिनट आपने बचे हुए क्वेश्चन किए, उसके बाद 1 घंटे 20 मिनट तक के टाइम पे, मतलब आपने पूरा का पूरा कर लिया। अब बचे हुए जो 40 मिनट लास्ट के हैं,
ठीक, उसमें आपको पूरी की पूरी मैथ्स करनी है, या ऐसे समझिए कि 1.5 घंटा लगभग आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पे ध्यान देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ गलती की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। अब देखिए मैं करने जा रहा हूँ और आप ध्यान से देखिएगा, पूरी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, पहले मैं इसको अंडू भी कर सकता हूँ पूरा का पूरा, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, ये इरेजर से मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब आ जाइए हम लोग 1 बाय 1 अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे। अब आपको समझ में आ गया ना, इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाल के अब आप काम करेंगे तो अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 50। 91वां क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, मेरी बात याद रखिएगा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 50। कौन सा नहीं छूना है? 51वां क्वेश्चन नहीं छूना है 100 में से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी देख लीजिए, बहुत आसान है, सीधे सीधे ये मैं आपको दिखाऊं, पहला पेज है ये। पहले पेज में क्या होगा? अशुद्ध मतलब शुद्ध वाक्य हमें ढूंढना है। तो भैया लब्ध प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकता, वाक्य शब्द ढूंढना है। ठीक है, लुब्ध प्रतिष्ठ नहीं होगा, साफ साफ दिख रहा है क्या? लब्ध प्रतिष्ठ। दिए गए वाक्यों में से ये सही है। अब ये बहुत ही आसान है, हिंदी के लिए आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको पहले भी बताया था। हिंदी के लिए आती है आदित्य पब्लिकेशन। आदित्य पब्लिकेशन को आपने रट लिया है, एक प्रश्न नहीं गलत होंगे, गारंटी है मेरी। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं गलत होंगे। और बचा कुचा आप अपना प्रैक्टिस सेट से, जो पीसीएस के प्रैक्टिस सेट है उसको सेट किए रहिए। तद्भव तत्सम। अच्छा, जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, अब जैसे मैं बहुत हिंदी में नहीं डिटेल बता रहा हूँ, फिर भी देखिए, अनेकार्थी पतंग का इनमें से एक अर्थ कौन नहीं? साफ है, बादल का मतलब पतंग नहीं होता है। ठीक है, अगला आ जाइए, तत्सम। तत्सम का मतलब होता है देखिए संस्कृत। क्या होता है? संस्कृत। तो इसका मतलब जो कास्ट होगा, देखिए ये वाला सही है। अब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हिंदी वाले में। तो हिंदी में जब आप इस तरीके से करेंगे, देखिए जैसे आप ये मुहावरा आएगा, छाती लगाना मतलब आलिंगन करना, साफ साफ समझ में आ रहा है। छाती पर सांप लौटने का मतलब भैया क्लियर सा है, ईर्ष्या के कारण दुखी हो जाना। तीसरा, छाती उमड़ना, बहुत प्यार आ रहा है किसी से, प्रसन्नता से फूले ना समाना। अब ईजीएस्ट है, आप इसको गलती से भी गलत ना करिएगा। ऐसे कितने प्रश्न आएंगे? ऐसे 15 प्रश्न आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न दे रखा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला वाक्य है 7वीं कक्षा में, देखिए वह 7वें कक्षा में। तो यहाँ पहली गलती क्या हो गई? देखिए देख के ही समझ में आ जाएगा, 7वें नहीं होगा, 7वीं होगा। ठीक, दूसरा देखिए, सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है, गलत बात, यहाँ पे पाठ होगा। तीसरा, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, ये वह नहीं होगा, वे जा सकते हैं। चौथा क्या है? कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, यही वाला सही है। देखिए सीधा सीधा सा दिमाग लगाना ही नहीं होता ज़्यादा, जो आपको सही दिख रहा है वही सही है। ठीक, अब ये ऐसे हिंदी का क्वेश्चन करते चले आइए। इधर देखिए, प्रेरणार्थक क्या है? प्रेरणार्थक का मतलब, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, प्रेरणार्थक क्या है? प्रेरणार्थक मतलब जिससे हम दूसरों से काम करवा सकें। तो देखिए, चलना हम खुद ही चल रहे नहीं, जीना अपने ही कर रहे हैं, लिखना खुद ही लिख रहे हैं, लेकिन दिलवाना मतलब हम दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम लिखो, तो ये है आराम से। आदर्शिका का तत्सम क्या है? तद्भव क्या है? आदर्शिका क्या है? संस्कृत रूप है, तद्भव क्या हो जाएगा? आरसी। ये देखिए बहुत ही आसान। अरण्य का पर्यायवाची क्या नहीं है? जाहिर सी बात है, कांतार अरण्य का पर्यायवाची शब्द है, सॉरी है। ठीक है, अब उसके बाद ये आपको देखिए, हलंत का मतलब, ये जो डैश लगा रहता है, हलंत का मतलब क्या देख लीजिए, मतलब हर चीज़ बताना ज़रूरी है इसीलिए बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं हलंत। ठीक है, अब जब हलंत वाला मैटर दिख रहा है तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे दिखना है, डी वाक्य सही होगा। किन्नर क्या है? जाहिर सी बात है, जो व्यंजन संधि होता है वो क्या होता है? किम प्लस नर। तो कौन सा सही हो जाएगा? किम। कहाँ दिख रहा है? यही वाला है। याद रखिए, व्यंजन संधि में यहाँ पे क्या है? ये वाला हलंत लगा हुआ है। पश्चिमी हिंदी का, अब ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, इसको आप रटिएगा, ये आता बहुत है और एग्जाम के हिसाब से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो याद रखिए 5 अपभ्रंश यहाँ दिखाए गए हैं। सबसे पहला सौर सैनी, इसका मतलब जितना भी ब्रज भाषा है, खड़ी बोली हिंदी है चाहे ब्रज भाषा है, राजस्थानी, अरे कहाँ जा रहे यार, अरे क्या कर रहा है, अरे ये का है, ये वो का है, जो खड़ी मतलब जो स्ट्रेट अवे बोलते हैं, थोड़ी खरी खरी बोलते हैं, जैसे राजस्थान भाई, पंजाब हरियाणवी क्या है, कहाँ जा रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, ये सारे क्या हैं? सौर सैनी है। याद रखिए, खड़ी भाषा। ठीक, और आ जाइए, ये पैसाची भाषा जो एकदम ही पंजाबी, जैसे तुसी किथे जा रही सी, ये क्या है? पंजाबी, ये पैसाची भाषा है। उसके बाद अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, ईस्टर्न मतलब अवधी हिंदी, बघेली और छत्तीसगढ़ में बोला जाता है अर्धमागधी। मागधी क्या है? बिहारी, विशुद्ध बिहारी, बंगाली, उड़िया।
और आसामी। ये क्या है? मागधी। बहुत बार आता है, याद रखिए, ये अक्सर आ जाता है। अगर आपने ये एक क्वेश्चन रट लिया, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने ये एक क्वेश्चन ऐसे ऊपर आंसर तक 2022 पीसेस का रट लिया तो आप पाएंगे कि किस्मत आपकी सही रही तो यही प्रश्न आ जाएगा कि मागधी अपभ्रंश में क्या क्या आता है, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। ठीक, उसके बाद खस में क्या आता है? पहाड़ी, कुमाऊनी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए तद्भव तत्सम। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तद्भव तत्सम क्या होता है। तद्भव का मतलब जो नॉर्मल रैंडम बोलते हो, तत्सम का मतलब उसका संस्कृत स्वरूप। तो जाहिर सी बात है पत्र और पर्ण ये क्या है? असंगत है, बाकी सब संगत हैं। अब ये देखिए कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, कितने क्वेश्चन निपटा लिए हम लोगों ने? 15 क्वेश्चन। 15 में से मैं कहता हूं कि 10 मेरे सही हो। मैं 15 अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा भाई, मैं बेवकूफ़ थोड़े ना हूं कि 15 हिंदी है 15 अटेम्प्ट कर लूँ। 15 में से मैं 10 ही अटेम्प्ट करूंगा, वो 10 जिन पे मुझे फुल कॉन्फिडेंस हो। नहीं है छोड़ देंगे भाई। सिर्फ कितने अटेम्प्ट करने हैं? 10 सही सही हर हाल में अटेम्प्ट करने हैं। अब आ जाइए इस क्वेश्चन को देखिए, हमारा जीवन पाखंड में। ये हिंदी का अनसीन पैसेज है और विश्वास करिए अगर आपने ये गलत कर दिया तो सी सेट पास छोड़ दीजिए, पीसेस की तैयारी करना, क्योंकि भाई दिया हुआ है उसी से लिखना है। हमारा जीवन पाखंडमय हो चुका है, हम बिना इसके नहीं रह सकते, और इधर इधर की बकैती ये जो पूरा ये दे रखा है। अब देखिए सीधे सीधे दे रखा, हम जानते हुए कि बात गलत है उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करें? क्योंकि हम असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं। जो लिखा है उसी तरीके से देखिए, सत्य नहीं है, हम यह जानते हैं कि वो सही या सत्य नहीं, लेकिन उसके प्रति निष्ठा विश्वास इस जैसे हमारे लिए एकमात्र सत्य है। इसका मतलब हम असत्य को किस में बदलना चाहते हैं? सत्य में। साफ साफ है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? पाखंड आधुनिक जीवन। मतलब आपने एक बार अगर पढ़ लिया गद्यांश को, आपसे गलत नहीं होगा। मुंह में राम बगल में चोरी, मतलब मुंह पे प्यार से बात करना, मुंह पे कुछ और मन में कुछ और। छलने की कला को किस प्रकार से खुलकर उपयोग करते हैं? छलने की कला का हम लोग, ठीक है। ये देखिए ये कितने क्वेश्चन हैं? 5 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। तो अब देखिए जब आप ये पूरा कर लेंगे तो हिंदी के 10 आपने कर लिए बेसिक क्वेश्चन जनरल हिंदी के, और 5 में से पाँचों क्वेश्चन सही करना है। मान लिया एक आध कभी गलत रेयरली होता है, अदरवाइज 10 में से 10, 15 में से 10 और 5 में से 5, यहाँ से आपको मिलेगा टोटल 15 नंबर। हिंदी में से 15 क्वेश्चन सही हो गए अब आपके, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ये गलत मत करिएगा। आदित्य प्रकाशन उठाइए और पूरा रट डालिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं जो जो कह रहा हूँ बस वैसे ही फॉलो करिएगा। अगला आ जाइए, ये आपका पढ़ रहा है अगला वाला। ये क्या है? देखिए ध्यान से, ये है इंग्लिश का साइड। अब इंग्लिश के साइड में जो समझदार आदमी होगा, जैसे आप ध्यान से देखिए 7 प्रश्न आए हैं ऐसे इंग्लिश के। एक तो आता है ये अनसीन पैसेज आपको दिख रहा है, मतलब अपठित गद्यांश दिख रहा है। दूसरा क्या है? 7 प्रश्न ऐसे आते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैं अपना बता रहा हूं कि जैसे मैं आपको कुछ वो बताऊं तो इंग्लिश में मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, सच ये है। इंग्लिश में बहुत अच्छा मतलब लिखने में नहीं अच्छा हूं, ये ग्रामर में मेरी बहुत अच्छी नहीं है। इस वजह से क्या होता है, मैं कोशिश करता हूं कि जितना बच सकूं मैं बचता हूं। बोलने में मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन मैं ग्रामेटिकल पोर्शन मेरा थोड़ा सा कमज़ोर है, मैं मानता हूं इस चीज़ को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ सॉल्ट ऑफ द अर्थ? पृथ्वी पे नमक, बहुत साफ साफ चीज़, मतलब ए वेरी गुड एंड ऑनेस्ट। अब इसको मैं देख रहा हूँ, ये तो मुझे साफ साफ दिख जाता है, कर दिया, लेकिन मैं इसको कभी नहीं करूँगा। मैं एक समझदार हूँ तो इसको नहीं करूँगा, मैं इसको समझदार हूँगा तो इसको भी नहीं करूँगा। क्योंकि ये बताइए कौन सी इंग्लिश सही है, कौन सी इंग्लिश गलत है, क्या मैं ये जान सकता हूँ? मैं तो नहीं जान सकता। आप जान सकते हैं तो बेशक अटेम्प्ट करिए। जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है, इसका मतलब 7 क्वेश्चन फ्री के मिल गए उनको, लेकिन मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा और आपको मैं भी यही कहूँगा, अगर फुल कॉन्फिडेंस हो तभी इंग्लिश को अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज छोड़िए। हमें तो सिर्फ 50 क्वेश्चन सही करना है, जिनमें से हम ऑलरेडी कितने सही कर चुके हैं? 15 क्वेश्चन सही कर चुके हैं, याद रखिए। अब आता है ये इंग्लिश का अनसीन पैसेज। ये क्या बता रहा है? देखिए पढ़ लीजिए, एक लाइन में पढ़ लीजिए। मॉडर्न इंडस्ट्री जो है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। इफ़ देयर इज स्ट्राइक इन वाइटल हो, अगर किसी बड़ी इंडस्ट्री में स्ट्राइक हो जाता है तो पूरी इंडस्ट्री सफ़र करती है। तो इनका कहना है कि जो राइट ऑफ स्ट्राइक है उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसी के आधारित है। तो देखिए बड़ा आसान सा है कि इंडस्ट्री सोसाइटी मेंबर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कुछ भी नहीं है इसमें। कितने क्वेश्चन हैं? ये 5 क्वेश्चन है। मैं इसको बताने का मतलब टाइम बर्बाद करना है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए कितने क्वेश्चन हो गए अब तक? हिंदी के आपने 15 सही कर लिए और कुछ नहीं किया, ठीक है। हिंदी के आपने कितने सही किए देख लीजिए। हिंदी के आपने 15 क्वेश्चन सही कर लिए, ठीक। इंग्लिश के जो
पैसेज था, अनसीन पैसेज, उस अनसीन पैसेज के 5 प्रश्न सही कर लिए। इसका मतलब अब तक आपके मैं मान के चल रहा हूँ 20 प्रश्न सही हो चुके हैं, जिनमें 10 प्रश्न बेसिक हिंदी, 5 प्रश्न हिंदी का अनसीन पैसेज, 5 प्रश्न इंग्लिश का अनसीन पैसेज। अब स्टार्ट करते हैं अगला। 25 क्वेश्चन 2022 पीसीएस में आए थे, किससे? संप्रेषण थे। तो वो भी हम लोग साथ साथ में ही किए जा रहे हैं। कैसे कैसे? सामने क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं। ये एक लाइन बोल दी, ठीक है। इंडिविजुअल रिसीविंग मैसेज आस्क देमसेल्फ द बेसिक क्वेश्चन। जिसके पास मैसेज जैसे मेरे पास कोई बात आई, जो आपने मुझसे कुछ बात कही, तो अब मैं खुद से ही क्या पूछूंगा? क्या ये एक मतलब खुद से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अब उसके लिए 2 ऑप्शन है। पहला है, एक, क्या व्यक्ति जो संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा बोल रखा है कि क्या स्रोत के बारे में कुछ जानता है, क्या स्रोत के बारे में कुछ जानता है। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन देख के आपको क्रिस्टल क्लियर रट लेना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, इसका यहाँ से देखिए, दोनों बातें प्रासंगिक हैं। संदेश प्राप्त करने वाले स्वयं से क्वेश्चन पूछते हैं कि जो दे रहा है वो ईमानदार है कि नहीं, और स्रोत के विषय में कुछ जानता है कि नहीं। अरे हम बस इतना लाइन में समझिए कि अगर मुझे कोई चीज़ रिसीव हो, आपने मुझसे कुछ कहा, कोई भी बात आपने मुझसे कह दी, तो अब मैं उसके बारे में 2 चीज़ सोचूंगा। जो आपने मुझसे बात कही, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है, मतलब ये क्या स्रोत के विषय के बारे में आपको कुछ पता है, प्लस जो आदमी हमें बता रहा है वो आदमी ऑथेंटिक है कि फर्जी आदमी है। ये दोनों चीज़ मैटर करती है। तो देखिए आसान सा है, दोनों बातें सही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन। ये आ जाता है मैथ्स का पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। इस मैथ्स के क्वेश्चन में जरा सा आप गौर से देखिए। ये जब आप पूरे सीसेट के पेपर को देखेंगे ना, तो आप वहाँ पाएंगे कि ये समीकरणों पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक, कई सारे क्वेश्चन आते हैं, और उनको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है। पहला, अगर ऐसे समीकरण आते हैं जिनमें 2 इक्वेशन या 2 समीकरण दे रखा है, देखिए एक समीकरण 131x प्लस 217y बराबर 827 और 217 और 31y बराबर इतना, ये दे रखा है सीधे सीधे, ठीक। अगर दोनों में, ध्यान से सुनिएगा, 2 समीकरण हैं, दोनों में x और y बार बार एक्सचेंज हो रहे हैं। देखिए एक बार 131 यहाँ y में है, यहाँ x में है, यहाँ पे 217 y में है, तो यहाँ पे किस में आ गया, x में। तो आप क्या काम करिए, इन दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। पहले में देखिए दोनों इक्वेशन को, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। जब जोड़ते हैं तो x वाला x से जुड़ेगा, 217 प्लस 31, और ये वाला y से जुड़ेगा। टोटल जोड़ दीजिए 1740। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 5, सीधे सीधे। और दूसरा, जब इन दोनों को आपस में घटा दीजिए फिर से, तो जब आपस में घटा देंगे, भाई देखिए साफ साफ है, इन दोनों को घटा देंगे तो फिर मिलेगा x माइनस वाई बराबर 1। अब मिला x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। ध्यान से देखिए, अब इन दोनों को मैं ऐसे कर दूं, ठीक। इस पे देखिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दूं, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दूं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दूं। x से x, क्योंकि ये प्लस था ये माइनस था, ठीक। ये हो गया 2y बराबर 4, तो y बराबर हो जाएगा 4/2। ऐसे सॉल्व किया जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको इसे एक नॉर्मल इक्वेशन बता रहा हूँ कि कैसे जब भी कोई इक्वेशन वाला क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा। हाँ, इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर दिखेंगे। मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब ये तो नॉर्मल है, अगर आपको कुछ भी ना आता हो तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए 2x प्लस 3y बराबर है 10, ठीक है। और मान लीजिए 4x प्लस 5y बराबर है 15। 2 इक्वेशन है। अब आपसे पूछे कि x और y की वैल्यू बताइए, तो सिंपली आपको क्या काम करना है, ध्यान से सुनिए। हमें पहले किसी एक की, मतलब अगर 2 चीज़ है, एक x है और एक y है, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। ये क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए जैसे ये x और y के मान बताइए, तो सिर्फ क्या काम करिए, किसी एक को, ध्यान से सुनिए, बहुत आराम से सुनिए, ये जैसे ये दिख रहा है, किसी एक को पकड़ लीजिए, चाहे x को चाहे y को। मान लीजिए मैं x को पकड़ता हूँ, तो ये ऊपर वाले 2 से पूरे नीचे के इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो नीचे वाला x का है वो 4 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए। याद रखिएगा, कैसा भी इक्वेशन आ जाए, सिंपली क्या करना है, ऊपर वाला कोई भी, चाहे x पकड़ लीजिए चाहे y पकड़ लीजिए, x के आगे वाले से नीचे वाले में पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, और
इसके x के आगे वाले से ऊपर वाले में, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 8x प्लस 4 12y प्लस बराबर 10 चौको 40, ये इक्वेशन हो गया। और नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 5 दूनी 10y बराबर 15 दूनी 30। ठीक, अब क्या करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है। तो जहाँ जहाँ देखिए घटाने में क्या करते हैं, अगर इससे इसको घटाना है तो ये माइनस माइनस माइनस, 8x में से 8x गया 0, 12y में से 10y गया बचा 2y, और यहाँ पे 40 था, 40 में से 30 गया 10, तो y बराबर कितना आ गया 5। ये देख रहे हैं ना, अगर y बराबर 5 आया तो यहाँ पे रख दीजिए 5 तियाँ 15। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5/2। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है किसी भी समीकरण के क्वेश्चन को। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आप नहीं समझ में आएगा तो मैं इसकी बार बार क्लास ले सकता हूँ। आपका देखिए मैंने इसके ऑलरेडी जब मैं लेखपाल पढ़ा रहा था तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप देख लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको शायद बात समझ में आ गई कि कितने प्रश्न आएंगे मैथ्स के, इस टाइप के समीकरण के क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं होता। अब आ जाइए, डू यू लाइक वर्किंग, क्या तुम्हें काम करना पसंद है, ये किस टाइप का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको काम करना पसंद है कि नहीं पसंद है, ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं बता दूँ, 2 किस्म के क्वेश्चन होते हैं, मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो खुला प्रश्न होता है ओपन क्वेश्चन, और एक होता है बंद प्रश्न। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न 2 किस्म के होते हैं नॉर्मली, एक तो खुला प्रश्न और दूसरा बंद प्रश्न। बंद का मतलब होता है जब आप रिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं आपसे हाँ या ना में जवाब मांगूँ, मेरे साथ आओगे कि नहीं आओगे, तो अब आप मैंने बंद कर दिया आपको, क्वेश्चन मेरा क्या हो गया बंद है। बंद का मतलब कि अब आप या तो आप हाँ कहेंगे या तो नहीं कहेंगे, मेरे साथ आओगे कि नहीं, इसका मतलब तुम क्या कहोगे, या तो हाँ कहोगे या तो ना कहोगे। ऐसे प्रश्न को क्या कहते हैं, बंद प्रश्न या क्लोज्ड प्रश्न। याद रहेगा ना, क्या आपको काम करना पसंद है, हाँ कि ना, मतलब आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रहिए, आपको काम करना पसंद है हाँ कि ना, या तो होगा या तो नहीं होगा। इसका मतलब ये कैसा प्रश्न है, बंद की खुला। बंद। खुला प्रश्न क्या है, जिस पे आप कुछ भी कि क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, अब तुम उसका कुछ भी जवाब दे दो, मैं नाच रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, कुछ भी एब्सर्ड सा आंसर हो सकता है कि नहीं, जिसमें क्वेश्चन का जो उत्तर हो वो ओपन हो, वो क्या है, खुला प्रश्न है, ओपन प्रश्न है। लेकिन जहाँ पे आपको जवाब देना है हाँ या ना में, फिक्स्ड है। क्या आपको काम करना पसंद है, नहीं, पसंद है हाँ, तो ऐसे प्रश्न को बोलते हैं बंद प्रश्न। तो डू यू लाइक वर्किंग, इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसा है, बंद क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब दोबारा अगर ये क्वेश्चन पीसीएस के में इसमें आ जाए प्रीलिम्स में, तो आपको क्रिस्टल क्लियर रहना है कि क्या क्लोज्ड क्वेश्चन का मतलब जवाब हाँ या ना में देना है। देखिए हाँ या ना, सही कि गलत, बस इतना ही। अब आ जाइए, प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है, अगला क्वेश्चन। मैं हर क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये 2022 का पीसीएस का सीसैट पेपर है। आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसको मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। आपको नहीं अच्छा लगेगा तो अगली वीडियो हम लोग लाइव कर लेंगे, क्योंकि लाइव का मेरा बहुत एज सच कुछ एक्सपीरियंस नहीं है इस स्क्रीन पे, तो अभी मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ। आ जाइए, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज प्रेस रिलीज, कौन सा कम्युनिकेशन प्रेस रिलीज होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रेस रिलीज में क्या कहते हैं, प्रेस में रिलीज मतलब मैं किसी बात को पब्लिक को बताना चाहता हूँ, मैं अपनी बात को किसको बताना चाहता हूँ। प्रेस रिलीज का मतलब ऐसा समझिए कि पब्लिक में हम कोई बात फैलाना चाहते हैं तो मीडिया के थ्रू भेजेंगे ना। तो प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज, प्रेस को जब भी रिलीज किया जाता है तो बातें किसको पहुंचानी होती हैं, पब्लिक को या सार्वजनिक करनी रहती हैं। तो सीधा सीधा है, देखिए ये क्वेश्चन भी गलत नहीं करना था। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने 2022 की पीसीएस में 54 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो मैंने ढूंढ के ऐसे प्रश्न अटेम्प्ट किए ना, मैं ऐसे प्रश्न उठाऊं ही क्यों जहां मैं फंस जाऊं, समझ रहे कि नहीं। जैसे मैंने बताया ना, मैथ्स में मुझे कंफर्म है कि हर दूसरे क्वेश्चन में फंसूंगा, तो मैं गधा हूँ भाई, बार बार मैथ्स को क्यों उठाऊं, जहां फंस रहा हूं वो काम हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन आ जाइए। ये क्वेश्चन हो गया क्लियर ना, प्रेस रिलीज से हम लोग क्या बताते हैं, पब्लिक को बताते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एग्ज़ाम में पीसीएस में याद रखिएगा, जो सीसैट है, यूपी का कोई भी पेपर होगा, बहुत ज़रूरी से और ध्यान से इस बात को समझिएगा, यूपी का कोई भी पेपर होगा, वहाँ पे 3 चीज़ ज़रूर आती है। एक आती है मीन, दूसरा आता है मीडियन, और तीसरा आता है मोड। क्या क्या आता है, मीन, मीडियन,
मोड। ये बात याद रखिएगा। कितने प्रश्न आते हैं? 2 प्रश्न जरूर आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 2 प्रश्न। तो यूपी पीसीएस के सीसेट में 2 प्रश्न फिक्स आते हैं। किससे? मीन मीडियन मोड, माध्य माध्यिका बहुलक से। अब ये कैसे तैयार करेंगे तो मैं बता दूं, यूपी लेख, मेरी एक प्लेलिस्ट है मैथमेटिक्स फॉर यूपी SSSC लेखपाल, उस पर मैंने माध्य माध्यिका बहुलक तीनों का खूब बढ़िया सबसे आसान तरीके से रटने का तरीका बता रखा है। आप उसको रट डालिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज के प्लेलिस्ट पे जाइए। एक तरीका, प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आप देख लीजिए माध्य माध्यिका बहुलक, यूपी SSSC की मैथ्स पढ़ा रखी है मैंने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसमें माध्य माध्यिका बहुलक है, रट डालिए, कभी गलत नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो मैंने समीकरण बताया ना, उसको भी मैंने उसी पे सॉल्व करा रखा है, आप उसको देख लीजिए। ठीक, आप कहेंगे तो उसका मैं नाम एडिट कर दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, सर यूपी SSSC पढ़ा रहे हैं, वो इसी के लिए है। यूपी के हर एग्जाम में मीन मीडियन मोड आता है। अब जरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। देखिए, 10 अभाज्य, प्रथम 10 अभाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या क्या है? 8। ये क्या है? भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये किससे विभाजित होती है? 2 से भी विभाजित होती है, 4 से विभाजित होती है, 1 से विभाजित होती है। ऐसी संख्या जो 1 या 1 से ज़्यादा चीज़ों से विभाजित हो जाए वो भाज्य संख्या दिख रही है। अभाज्य संख्या का मतलब 3, जो किससे विभाजित हो? एक तो 1 से, दूसरा खुद 3 से। देख रहे हैं ना? एक ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 से या खुद से विभाजित हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं ना? एग्जाम्पल के तौर पे अगर शुरुआती तौर पे अभाज्य संख्या बोलूं कि पहली 10 अभाज्य संख्या, तो ये बताइए, ध्यान से देखिएगा, पहली अभाज्य संख्या मान लिया 2, 1 को हम लोग नहीं काउंट करते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, हमेशा याद रखिए अभाज्य और भाज्य में हम लोग 1 को छोड़ देते हैं। अब पहली अभाज्य संख्या 2 है, क्यों बताइए? क्योंकि 2 या तो 1 से विभाजित होगी या खुद 2 से विभाजित होगी, इसके अलावा किसी से विभाजित होगी नहीं। तो याद रखिए अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से या 1 से ही विभाजित हो सके उसको बोलते हैं अभाज्य। जिसका भाज्य ना हो सके वो अभाज्य संख्या है। जैसे क्या हो गया? 2 हो गया, और क्या हो गया? सामने देखिए 3 हो गया, और क्या हो गया? 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। 9 होगा? नहीं, 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 3 तिया 9 होता है। ठीक है, 9 1 कम 9, 3 तिया 9, तो ये 9 ही हो सकता। शुरुआती 10 संख्या को हमने ऐसे ले लिया। कितने संख्या हैं? 10 संख्या है। अब फिर मैं बता दूं ये क्या है? मीडियन माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने का तरीका बड़ा अच्छा मैंने अपनी वीडियो में यूपी SSSC वाले में दे रखा है, जरूर देख लीजिएगा, आपका कभी गलत ही नहीं होगा। जब ये सम संख्या हो तो मैं आपको सीधे बताता हूँ। देखिए, अगर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब एक सीक्वेंस में लगे हैं, ठीक, तो इसमें बीच के 2 को उठा लीजिए, सीधे सीधे। अगर आपको सम संख्या दिख रही है तो बीच के 2 को उठा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इधर से 4 हटाइए, इधर से 4 हटाइए, बीच के कौन बचे? 11 और 13। क्लियर दिख रहा है ना? 11 प्लस 13/2 कितना आ जाएगा? 12। तो इसकी माध्यिका कितनी आ जाएगी? ये सीधे सीधे 12 उत्तर आ जाएगा। टफ है कि आसान है? बहुत आसान है, और इसका तरीका भी मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, आप देखिएगा, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, बस मैं यही कह सकता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, और जब मैं आपको बताऊँ रीजनिंग के क्वेश्चन बड़े ही आसान है। और रीजनिंग के क्वेश्चन की एक खास बात है यूपी सीसेट में, यूपी पीसीएस के सीसेट में, पता है हर बार वैसे ही आते हैं। जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा, हर बार क्वेश्चन में ये प्रश्न जो आपको दिख रहा है दाहिने तरफ बोर्ड पे, ये देखिए त्रिभुजों की संख्या, कन्फर्म है कि इस टाइप का एक प्रश्न जरूर आएगा, कुछ आए चाहे ना आए, यूपी पीसीएस सीसेट में इस टाइप के एक प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक, अब पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। इस रीजनिंग के क्वेश्चन को सबसे पहले आप ध्यान से देख लीजिए, ये क्या कह रहा है? सामने देखिए, श्रृंखला को पूरा करना है। ध्यान से देखिए, श्रृंखला को पूरा करना है। अब मैं आपको एक सलाह दूं, बहुत ज़रूरी सलाह है, आपको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी आप सीसेट के पेपर को देने बैठिएगा तो अपने जो रफ पन्ना है उसके ऊपर ऐसे लिख दीजिएगा। याद रखिए, ये कब पेपर मिलने से पहले करना है, हमेशा याद रखिए, क्योंकि इस पर 3 से 4 प्रश्न आपके सीधे सही होंगे। अगर आप गधाऊ हैं तब भी सही। कैसे? ए से लिखना शुरू करिए, A B C D। अब इसमें ये मत सोचिएगा कि भाई बहुत जानकार हैं कि नहीं, ये सर क्या बकवास करा रहे हैं, ये सब कुछ मत करिएगा, मैं जो कह रहा हूँ उतना करिएगा। क्या? आप सीधे सीधे लिखिएगा A B C D, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक, A B C D E
कितने तक लिखना है, Z तक 26 अक्षर लिखने के बाद यहाँ लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहाँ तक जाना है, 26 तक एक जगह लिख के रखिए। क्यों? क्योंकि जब ऐसे 3 से 4 प्रश्न होंगे ना जहाँ पे आपको फटाक से समय बचा के काम करना होगा, तो देखिए ये जैसे लिखा हुआ है होटल बराबर 12, तो अब H को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 8 से। देखिए H का मतलब ABCDEFGH, H का मतलब 8, O का मतलब 15, T का मतलब 20, E का मतलब 5 और L का मतलब 12। अब आप ऐसे आपके दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन आप अगर अपने रफ कॉपी में यूपी पीसीएस के सीसेट में जहाँ रफ वर्क लिखा है उस पर सबसे पहले क्या कर लीजिए, ए से लेके जेड तक लिख लीजिए और उसके नीचे वहाँ सबकी नंबरिंग कर लीजिए, तो आपका काफ़ी समय बच जाएगा और विश्वास करिए बड़ा अच्छा लगेगा आपको जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कुछ है ही नहीं इसमें भाई। देखिए आपने जब ए से लेके जेड तक लिखा है तो आपको सीधे दिखेगा कि एच जो था वो 8 है। अब ऐसे आप सोच नहीं पाएंगे होटल को काहे 12 लिख दिया, लेकिन एच को जब आप 8 लिख देंगे तो देखिए 8 15 इन सब करने के बाद उसको क्या कर दिया, एवरेज निकाल लिया। 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, पाँचों को जोड़ने के बाद उसको बटे 5 कर दिया, तो कितना आ गया, 12 आ गया। ये दिख रहा है ना, सीधे सीधे दिख रहा है। अब फिल्म में क्या हो जाएगा, कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसका मतलब जो भी आए उसको 4 से डिवाइड करना है। अब ये बताइए एफ को किससे लिखेंगे, ABCDEF 6 प्लस और क्या है, आई को किससे लिखेंगे, 9 से लिखेंगे, एल को किससे लिखेंगे, 12 से लिखेंगे और एम को लिखेंगे 13 से। कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको टोटल मिलेगा कितना, 10। ये कितना सा आसान सा चुन्नू सा बहुत बढ़िया सा रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब बताइए इसको जो गलत कर दे वो कभी मत सोचिए कि मैं पीसीएस बनूंगा। आप देखिए कितना आसान है और तरीका याद रखिएगा जो मैंने बताया है। जब भी आपको पीसीएस का पेपर मिले सीसेट का, तो पेपर को शुरू करने से पहले जो शुरुआत का आप फॉर्म भरते हैं ना, अपना नाम वाम लिखते हैं, रोल नंबर, उसी समय क्लियरली लिख लिया करिए यहाँ पे क्या, अपना पूरा जितना भी आप करते हैं। चलिए और अब तेजी से आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए बहुत ज़रूरी है। ये हो गया, 4 युग्म दिए हैं जिनमें एक समान है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिए बड़ा आसान सा है। 3 एक तरीके के हैं, चौथा अलग अलग है। सीधा सीधा दिख रहा है, 15 5 75 पूर्ण संख्या है जो जिससे डिविजिबल ना हो पाए। देखिए जैसे ये वाला, इस क्वेश्चन को देखिए साफ साफ इसमें दिख रहा है, 15 5 75 पूर्ण संख्या, 33 27 बच क्या रहा है, ये सीधा सीधा डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। जैसे 15 आम तौर पे यही होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पीसीएस के सीसेट में भी, मैं आपको 2021 वाला सॉल्व कराऊंगा ना, आप देखिएगा वहाँ पे भी यही दिखेगा, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, अगला जो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है वो क्या है, आकृतियों वाला। ऐसे आम तौर पे आपको पीसीएस में 2 प्रश्न मिलेंगे। कितने प्रश्न मिलेंगे यूपी पीसीएस के सीसेट में, 2 प्रश्न। गलत मत करिएगा, मैंने बोला ना 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, विश्वास करिए 15 से 20 क्वेश्चन आप सही ही कर लेंगे। 15 क्वेश्चन रीजनिंग, 15 क्वेश्चन आपने सही कर लिया, वो क्या, संप्रेषण, 15 प्रश्न हिंदी, 5 प्रश्न अपठित गद्यांश, सब मिला के वो इंग्लिश वाला, हो गया 50 प्रश्न। करना क्या है, कुछ करना ही तो नहीं, पास तो सीधे हो जा रहे हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं यार मैं 100 में से 100 सॉल्व कर लूँ, तो मैं एक बात बताऊँ, पहले जब इसका नंबर काउंट होता था तब तो 100 में से 90 लोग करते थे। अब आप क्या अलग इसमें ज़बरदस्ती, आपको 50 प्रश्न पाना है, 100 नहीं पाना है, याद रखिए। अगर आप 100 पाने की कोशिश करेंगे कन्फर्म गलत होंगे। अब जैसे देखिए सबसे आसान प्रश्न होता है ये ट्रायंगल को काउंट करने वाला। कितना आसान है, देखिए कितने आसानी से मैं कैलकुलेट कर लूँगा। सबसे पहले छोटे छोटे को इसमें पूछ रखा है, त्रिभुजों की आकृति, आसान नंबर बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सीधे सीधे हो गए। अब देखिए 12 के बाद अब ध्यान से देखिएगा, 13 14 15 16, ठीक है, देख रहे हैं ना, 16, उसके बाद 16 17 18, ठीक है, 18 तो सीधे सीधे हो गए। अब आप इसमें काउंट करने लगेंगे, देखिए फिर और देखिए 19 20 21 22, सीधे दिख रहा है ना, और देखिए ये 23 ये 24, दिख रहा है ना, 24 और 1। अब देखिए अब इसमें 24 के बाद और क्या कर सकते हैं, 24 के बाद और सकते हैं, देखिए 25, सीधे भाई 25 जैसे पार किया तो 26वां सही ही होगा। आँख बंद करके मार दीजिए। जैसे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, देखिए कहाँ पे सेटिंग बैठ रहा है, ये याद रखिएगा। जैसे 18 22 24 26 दे रखा है, ठीक।
अब आपने कोशिश की, आपका सब दम लगा दिया, आपका आ रहा है 21, इसका मतलब कन्फर्म है कि जो सही होगा वो 22 से सही होगा, ज़्यादा नहीं सही होगा। ये मैं बता रहा हूँ शॉर्ट टाइम पे कैसे किया जाता है इसको, अदरवाइज़ आप अगर काउंटिंग करेंगे तो भी आराम से कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए ये। अच्छा, जो संप्रेषण रहता है उसमें दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, याद रखिए। एक तो है इंटरपर्सनल स्किल और दूसरा है क्या, डिसीजन मेकिंग। दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। सामने प्रश्न देखिए, रेशनल डिसीजन मेकिंग, बहुत ही तर्कसंगत निर्णय लेना है तो उसके लिए अंतिम चरण क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहला अंतिम चरण, कोई भी तर्कसंगत निर्णय लेना हो तो उसको कैसे करेंगे, मैं आपको बताऊं। मैं आपको इसको एग्जांपल से, चूंकि मैं पढ़ रखा है मैंने, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला, कोई आपको रेशनल का मतलब समझ रहे हैं, तर्कसंगत का मतलब एक इंडिपेंडेंट आदमी कोई डिसीजन ले तो सबसे पहले क्या करता है, याद रखिए, पहला स्टेप, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए। क्या करिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले समस्या को समझिए। उसके बाद क्या करिए, देखिए कि डिसीजन का क्राइटेरिया क्या क्या। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मुझे यहाँ से जाना है आईआईटी बनारस, आईआईटी वाराणसी जाना है, तो सबसे पहले मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे जाना है बनारस, हो गया। क्राइटेरिया, क्यों जाना है, तो डिसीजन क्राइटेरिया। दूसरा क्या होगा, डिसीजन क्राइटेरिया। ध्यान से सुनिएगा, ये स्टेप होते हैं। सबसे पहला, मुझे जाना है आईआईटी वाराणसी, क्यों जाना है, अलग अलग कारण हो सकता है, मैं घूमने जाऊं, हो सकता है मैं अपने पीएचडी के काम से जाऊं, हो सकता है मैं अपने रेलवे के काम से जाऊं, तो हो गया डिसीजन क्राइटेरिया। तीसरी चीज़, अब ये बताइए क्या क्या अल्टरनेटिव है मेरे पास, क्या क्या अल्टरनेटिव हैं, मैं कैसे जा सकता हूं, मैं मतलब होता ना कि अल्टरनेटिव अवेलेबल अल्टरनेटिव। अब मैं देखूंगा कौन कौन से अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब कौन कौन से विकल्प मेरे पास हैं। जैसे मैं बस से जा सकता हूँ, मैं अपनी केयूवी महिंद्रा से जा सकता हूँ, मैं अपने वैगनार से जा सकता हूँ, या मैं अपनी R15 से जा सकता हूँ। मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है, मैं ट्रेन से भी जा सकता हूँ। अब क्या होगा, कितने मेरे पास ऑप्शन है, पहला क्या है, प्रॉब्लम समझ लिया। दूसरा डिसीजन, क्यों, मतलब हम ना अपना अल्टीमेट डिसीजन क्यों ले रहे हैं, उसका क्राइटेरिया कि क्यों जाना है। उसके बाद फिर आ जाइए अगला, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब कितने ऑप्शन है, और उसके बाद फिर लास्ट ऑप्शन आता है बेस्ट अल्टरनेटिव। बेस्ट अल्टरनेटिव, इसका मतलब ये बताइए ध्यान से, विकल्प की सर्वोत्तम विकल्प की पहचान। सबसे भाई पहले हमने विकल्प समझा, उसके बाद उन चारों विकल्प पे से मैं अपने में समस्या के हिसाब से सबसे बेहतरीन विकल्प जो होगा उसी को मैं सेलेक्ट करूंगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 41 का ए। कैसा लगा ये जवाब, बड़ा अच्छा और बड़ा ही अच्छे तरीके से इसको रट डालिएगा। ये हो सकता है वो चारों स्टेप आ जाए, आपको वो चारों रटने पड़ेंगे, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, त्रिभुज का पेरीमीटर, बड़ा ही ज़रूरी क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न अक्सर आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत इसमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा बहुत दिमाग दे दे रहा हूँ। आप अगर कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ पीसीएस के 5-7 साल के सीसेट के पेपर याद रखिए, जो टॉपर्स कोड है ना, उस पर मैंने सिर्फ यही कर रखा है। आप क्या है, 10 साल के पेपर को मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। अब आपका क्या काम है, ध्यान से सुनिएगा। जब आज मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ, पूरे के पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करा दे रहा हूँ 100 के 100, तो जब ये पेपर खत्म हो जाए तो आप उठाइएगा टॉपर्स कोड पे 100 के 100 क्वेश्चन को लगा के देखिएगा कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2022 के सीसेट के पेपर को आप अटेम्प्ट करके टॉपर्स कोड पे जाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आप अब अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ये मेरे एक्सप्लेन करने के बाद। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मैथ्स का क्वेश्चन, इनको ध्यान से सुनिएगा। आपकी प्रायोरिटी पहले हिंदी होगी, फिर आपकी प्रायोरिटी होगी अंग्रेजी का वो जो अनसीन पैसेज है वो, तीसरे नंबर पे आपकी प्रायोरिटी होगी क्या, संप्रेषण के 25 में से जितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं कर डालिए, 15 आ रहे हैं कर डालिए। अगर आपने 10 साल का पेपर रटा है और आपने अगर मैंने जो दे रखा है टेस्ट सीरीज रट रखी है, सब आपको वहीं से मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, फिर आपको रीजनिंग करना है और लास्ट में करना है मैथमेटिक्स। क्वेश्चन आपके सामने है, एक त्रिभुज है, जाहिर सी बात है एक त्रिभुज है, उसका क्या है, परिमाप। परिमाप का मतलब मैं आपको बता दूं, एक त्रिभुज अगर ऐसा है, ठीक, उसका परिमाप का मतलब ये 5 मान लीजिए, ये 12 मान लीजिए, 13 मान लीजिए, ठीक, ये 5x, ये 12x, ये 13x। अच्छा, जब भी पहली चीज़, जब कभी भी अनुपात दिया हो तो हमेशा अनुपात हटे तो याद रखिए 5x, 12x और 13x। ये मान लीजिए कि जो त्रिभुज की जो लंबाई है, मतलब एक भुजा है 5x, दूसरी भुजा है 12x, तीसरी भुजा है 13x, ठीक। क्या दे रखा है, तीनों का परिमाप, मतलब तीनों को जोड़ दीजिए, 5x प्लस 12x प्लस 13x बराबर कितना है, 540 है। सीधा सीधा यहाँ से टोटल हो जाएगा कितना, 30x बराबर 540, तो x बराबर क्या हो जाएगा,
18, क्लियर हो गया, ये 18 हो गया। अब जब 18 हो गया तो क्लियर सा है भाई, अब आपको अंडरस्टूड सा है। मैं बता दूं त्रिभुज का वो क्या होता है, अब ये किस टाइप का त्रिभुज है, 1 मिनट में बता दूं। एक भुजा दे रखी है, ध्यान से सुनिए, 5, 12, 13। तो जरा सा हमें 1 मिनट चेक करना होगा जब भी कभी त्रिभुज का बात आए कि कहीं ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज तो नहीं। हर बार चेक करिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज होगा तो उसके एरिया का फॉर्मूला अलग तरीके से है। तो कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योग, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, क्या 13 स्क्वायर के बराबर है? हाँ है। इधर भी आएगा 169 और इधर भी आएगा 169। इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है, देखिए ऐसे, ये एंगल कितना होता है 90, ये सबसे बड़ी भुजा है 13, ये क्या है 12x, ये क्या है 5x। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका क्या है निकाल रखा, क्षेत्रफल। तो याद रखिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है हाफ, आधार है 5, क्या है 5x, इंटू ऊंचाई है 12x। देख रहे हैं ना, आप देख पा रहे हैं ना, आधार 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये वाला तीसरा पार्ट छोड़ दिया। अब आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, देखिए वैल्यू पुटअप करनी है। और वंस यू विल पुटअप द वैल्यू, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, हाँ ये देखिए, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई 30x², और उसके बाद x की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है 18। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आ जाइए। ये एक पेट फिर से एक और याद रखिए, रीजनिंग में ना जब आप लोग पीसीएस के 10 साल का पेपर अगर आपने दिल से दिया है तो आपको पता होगा, रीजनिंग में मैंने कहा एक तो नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने को आता है, फिक्स है, हर बार आता है। ठीक, 2 प्रश्न आएगा उस पर, तो वो रीजनिंग नहीं गलत होना चाहिए। ठीक, अगला रीजनिंग क्या होगा, विषम चीज़ों को, 3 चीज़ें एक जैसी हैं, एक विषम है, उसको निकालिए, ये रीजनिंग फिक्स आती है। इसके लिए आप क्या करते हैं, RS अग्रवाल की मैं दिखा देता हूँ, ये है, अब तो बहुत मोटी हो गई होगी। रीजनिंग को अगर आपको हर हाल में सही करना है तो ये देख रहे हैं ना, रीजनिंग की ये किताब है, वर्बल मतलब कहीं चित्र वाला है कहीं अचित्र वाला है, दोनों टाइप की रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल को उठा लीजिए, सॉल्व कर डालिए, कुछ मत करिए। और ठीक है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा वर्बल और नॉन वर्बल, मतलब चित्र वाले और संख्या वाले, उन दोनों को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका सही होगा। अब एक प्रश्न में ये है जो डे वाला आता है, अक्सर याद रखिएगा। आधा से ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट फिर भी चूंकि मुझे कंप्लीट करना है मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। जल्दी से देख लीजिए, इस टाइप के में आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर ये मतलब ये साल वाला है, सॉरी ये साल वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा क्या लिख रखा है, 2017 की बात कर रहा है। 2017 में 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार था, तो 2023 में क्या होगा, तो ध्यान से सुनिए, 17 से 18, 2018 आएगा, 2019 आएगा, 2020 आएगा, 2021 आएगा, 2022 आएगा, 2023 आएगा। ठीक, अब मैं बहुत डिटेल पर नहीं, मैं सीधे सीधे आपको बताता हूँ। 2017 का दे रखा है कौन सा, 13 अगस्त, सॉरी 2017 का 13 अगस्त दे रखा है, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है कि 27 अगस्त को कौन सा सप्ताह होगा। बहुत ही इजी है, आपको मैं बस एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। जब भी आप, वैसे तो उसका पूरे यूट्यूब पे 10 वीडियो है, आप उसको रटने का तरीका रट डालिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरे यूट्यूब पे 10 वीडियो पड़े हैं। बस आपको इतना याद रखना रहता है कि बीच में देखिए कोई लीप ईयर तो नहीं है। लीप ईयर का मतलब क्या होता है, मैंने जियोग्राफी में आपको पढ़ाया भी है। जिस चीज़ को 4 से डिवाइड करिए, अगर वो पूरा डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर है, इसका मतलब उसमें एक जोड़ देना होता है, याद रखिएगा। तो जितने भी हैं उसमें एक जोड़ देंगे तो आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी का ये एक प्रश्न फिक्स आना है, याद रखिए, एक प्रश्न ये रीजनिंग में पक्का आना है, तो आप इसको शॉर्टेस्ट तरीके से रट डालिए। मैं आपको यही सलाह दूंगा। इसके लिए आप यूट्यूब पर डालिएगा, 10 लोगों ने बहुत ज्ञान दे रखे हैं, कोई भी उठा के रट डालिएगा, उसमें मैं क्या अपना ज्ञान दे दूँ। ठीक, अब देखिए इस टाइप के प्राइम नंबर गुणनखंड आ गए। अब इसमें जो समझदार होगा, वैसे तो मैं समझदार हूँ तो मैं तो अटेम्प्ट कर लूँगा, लेकिन जो समझदार होगा, जिसके पास टाइम कम होगा या जिसको लगेगा कि भैया मेरे ऑलरेडी इतने हो चुके हैं, वो ज़बरदस्ती इसमें नहीं घुसेगा।
लेकिन फिर भी अब जो मान लिया मुझ जैसा चर्सी हो या आप जैसा कुछ हो ही कि नहीं अब करना ही है, फिर मैं बता दूं आपको आउट ऑफ 100 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 55। अगेन लेट मी रिपीट इट, 25 प्रश्न सिर्फ ये आते हैं, ये देख रहे हैं ना 25 प्रश्न हैं, ये थोड़े बहुत नहीं। 25 में से आपको 20 सही करने हैं। कैसे सही करने हैं? 10 साल के पेपर जो मैंने डाल रखे हैं 10 साल में, टॉपर्स कोड पे आपको सिर्फ और सिर्फ यही दिखेगा, अंतर्वैयक्तिक में सॉल्व कर डालिए, 10 बार सॉल्व कर डालिए, सब सही हो जाएगा, एक को गलत नहीं होगा। 10 साल का पेपर और अंतर्वैयक्तिक कौशल, पास। फिर भी इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा? सीधे सीधे देखिए, आपको दिखाता हूं। अभाज्य गुणनखंडों की बात कर रहा है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? सबसे पहले 2 होता है, 3 होता है, और क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, इस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा 2। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 लिख सकते हैं ना। तो हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 को कुछ नहीं लिखेंगे, इसको 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना, सीधे सीधे हमने लिखा और सबको 2 और 3 के फॉर्म में चेंज कर लिया। तो 2 की पावर 33 आ गया और 3 की पावर 3 आ गया। 33 और 3 जोड़ दीजिए 36। बिल्कुल लोड लेने जैसा है नहीं, ठीक है। तो टफ नहीं होते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़े आसान और हल्के होते हैं। लेकिन मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि कभी भी रीजनिंग को अच्छे से सॉल्व करिए, मैथ्स में ज़बरदस्ती मत घुसिए, क्योंकि रीजनिंग सही हो जाएगी, मैथ्स आपको फंसा लेगी अक्सर। जो मैथ्स में बड़ा आसान दिख रहा है, जैसे समीकरण वाला मैंने बताया ना, ज़रूर अटेम्प्ट करिए, वो आपको पास कराएगा। लेकिन अब जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है, साफ दिख रहा है, किसी नियम के अंतर्गत 5, 3, 4, 1 4, 0, 8, 6 से परावर्तित किया जाता है। इसका मतलब देखिए 5, 3, 4, 1 को किससे चेंज किया जाता है? 4, 0, 8, 6 से। अब नॉर्मल मैं कहूँ तो एंड टाइम पे हो सकता है मेरा दिमाग ये चल ही ना पाए कि भैया इसको इससे, रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन हो सकता है एंड टाइम पे मेरा दिमाग ना चल पाए। लेकिन जब आपने किसी रीजनिंग को बार बार सॉल्व किए होंगे, ये जो परिवर्तित करने वाला क्वेश्चन है इसको आप 2-3 बार करिएगा। तो अब जैसे इसका आसान तरीका क्या है? इसको एक उसमें लगा लीजिए सीक्वेंस में, 5, 4, 3, 1 ऐसे घटोत्तरी क्रम में, और एक बार बढ़ातरी क्रम में 1, 3, 4, 5 घटा दीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ 6, 8, 0, 4। मतलब समझ रहे हैं? 5, 3, 1, 4 को एक बार उल्टे क्रम में और एक बार सीधे क्रम में लगा दीजिए और दोनों को घटा दीजिए तो ये आ जा रहा है। ये देखिए, यही तो कर रखा है इसने। आपको क्या मिल जा रहा है? 4, 0, 8, 6। बस उसी तरीके से 7, 6, 1, 4 को परावर्तित करना होगा तो कैसे करेंगे? देखिए 7, 6, 4, 1 एक बार घटते क्रम में लगाया और दूसरी बार 1, 4, 6, 7। ये क्या आ जाएगा बताइए? यहाँ पे आ जाएगा 4। तो जो आंसर में 4 हो। अब ऐसा नहीं, कुछ लौंडे क्या करते हैं, कुछ लड़के इसको भी सॉल्व करने की पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी मत किया करिए। अगर देखिए चारों ऑप्शन में 4 एक ही में दिख रहा है, पहले ऑप्शन से ही आपका क्रिस्टल क्लियर है कि ऑप्शन वहाँ क्या होगा? सी ही सही होगा। ठीक, अगला आ जाइए नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेल्फी टेक्निक? बहुत ही ज़रूरी है डेल्फी टेक्निक। मैं आपको बताऊं डेल्फी टेक्निक के बारे में अच्छे से, यहाँ से आप रट लीजिएगा। डेल्फी टेक्निक में मैं आपको दिखा देता हूँ, या आप रट डालिएगा। डेल्फी टेक्निक में 4 विशिष्ट विशेषताएं हैं, इसको रटना है आपको। अब इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, फिर आप पूछेंगे कि सर संप्रेषण गलत क्यों हो जाता है। इसको रटिए। द 4 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ द डेल्फी क्या है? सबसे पहला अनामिता, ठीक। दूसरा क्या है? नियंत्रित प्रतिकूलता के साथ पुनरावृत्ति, सांख्यिकी और विशेषज्ञ निवेश। इसका मतलब अगर क्वेश्चन पूछे समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है? लिखित संचार है। ये एक बार नहीं, आपको पता है ये 6 बार आ चुका है यही सेम प्रश्न, इसलिए मुझे रटा हुआ है। आप मुझसे पूछिए कि डेल्फी टेक्निक में मुख्य विशेषता क्या है? रिटन कम्युनिकेशन। याद रखिएगा, डेल्फी टेक्निक की मुख्य विशेषता है लिखित संचार। अब आप सोचेंगे इतना मत पढ़िए, इतना रट डालिए। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए अगला। ये तो हो गया डेल्फी टेक्निक। अब यहां पे आप देख रहे हैं, ये भी देखिए संप्रेषण का क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूं 25 प्रश्न हल्के नहीं होते, आपको टॉप करा देगा ये। इसमें 55 क्वेश्चन सही करना है। क्वेश्चन क्या है? कौन सा एक अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का कौशल नहीं? अंतर्वैयक्तिक क्या है? मतलब 2 व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी भावनाओं को एक दूसरे से शेयर करें तो उसको बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। एक आदमी अपनी बातों को दूसरे आदमी से कह रहा है तो उसका कौन सा एक कौशल नहीं है? सकारात्मक सोच है, इम्पैथी है, कटसी है। कटसी का मतलब शिष्टाचार की भावना, मतलब यार कोई गिरा है उठा दो, कटसी के तरह, मतलब
शिष्टाचार में उठा दो, कोई गिर गया, चोट लग गई, उठा लो, ठीक है। एम्पैथी है, सामने देख रहे हैं भिखारी खड़ा हो, उससे आपको, अब आप उसको सही करना चाहते हैं कि यार ये मतलब आपको दुख हो रहा है, आप उसको फील कर रहे हो कि यार क्या ज़िंदगी होती होगी भिखारी की, उसको बोलते हैं एम्पैथी, किसी चीज़ को फील करना, ठीक। क्या ये प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इसका पार्ट है? नहीं, साफ साफ देख के समझ में आ रहा है, ये भी 2 बार आ चुका है। सबसे बड़ी बात, ये मैंने रटा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको भी रटना होगा। अब इसमें ये बिल्कुल मत देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि सर ये हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन नहीं, प्लीज़ डोंट गो ऑन दैट कि किस में एक्सप्लेनेशन है, रट डालिए बस। 25 प्रश्न आपके सही करने के यही तरीके हैं, और रटने के बाद एक और तरीका, जो टेस्ट पेपर है उसको सॉल्व करिए मैक्सिमम तौर पे। अब आप एक जगह के पुलिस अधिकारी हैं, जल्दी जल्दी देखिए, आप एक जगह के पुलिस अधिकारी हैं, राज्य मेले में आपको तैनात कर दिया गया है, और ध्यान से सुनिए, निम्न में से किस परिस्थिति को सबसे पहले संभालेंगे। ये अक्सर क्वेश्चन आपको पीसीएस के सीसेट में 1 से 2 प्रश्न दिखेगा। हमेशा याद रखिए, जो स्थिति सबसे खतरनाक हो उसको आप सबसे पहले संभालेंगे। जैसे मैं पहले बता दूं, ये देखिए, ये पेट है, चूंकि जीएस का जो पेपर 4 आता है मेंस में, उसमें ही आता है, इसलिए मुझे रटा हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ। हमेशा आप किस स्थिति को संभालेंगे? जो स्थिति सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होगी, सबसे ज़्यादा खतरनाक। 2 निशस्त्र तर्क वितर्क कर रहे हैं, आपस में भीड़ जमा हो गई, 2 आदमी निहत्थे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे? मारपीट करके गिरा देंगे, लुटा देंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, एक व्यक्ति मर गया है और टिकट खिड़की के पास पड़ा हुआ है, चेतना शून्य आदमी था, अब तो मर ही गया ना, अब आप उसमें क्या कर सकते हैं? मर गए, अब तो डेथ हो ही गई। तीसरा, तंबू, मुख्य तंबू पवेलियन के बगल में कचरे के डिब्बे में आग लग गई है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज़रूरी किस परिस्थिति को संभालेंगे? मुख्य तंबू, मेन तंबू जो है, मेन तंबू जो मुख्य तंबू है उसके बगल में कचरे के डब्बे में आग लगी। इसका मतलब ये आग फैलेगी तो पूरे तंबू, जो मुख्य तंबू है उसी को ख़त्म कर डालेगी। और चौथा जो है, चरखी झूला जिस पर लोग बैठे हैं टूट गया। ऑब्वियसली टूट के लोग गिर गए हैं, उनका हाथ पैर टूटा होगा, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है? सामने सिचुएशन सबसे खतरनाक ये होने जा रही है। क्यों? आग लग गई तो मुख्य पवेलियन खराब हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन इसीलिए होगा सी, ठीक है। अब आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये हो गया। यहाँ देखिए ध्यान से, ये बहुत ही आसान सा रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन, ये 2022 का पीसीएस का सीसेट है, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपके सामने दे रखा है, देखिए BDG, देखिए B है, B में +2 कर दीजिए, मतलब ऐसे देखिए, कहाँ गया? B में +2 कर दिए, BCD, उसके बाद DEFG, मतलब एक में देखिए ध्यान से, एक में 2 गैपिंग, एक में एक और गैपिंग, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद अगला वाला GHIJ, चौथा, फिर J के बाद LMN, ठीक है, KLMN, 4 देख रहे हैं ना, 3 4 2 3, मतलब B से D में +2, D से E में +3, G से J में +3, J से N में +4, तो इसका मतलब यहाँ से होगा N से R में +4, R से यहाँ पे +5। देखिए इट्स ईजी, यहाँ क्या आ जाएगा? W आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का 25 प्रश्न है। एक तरीका है कि आप बार बार RS अग्रवाल को सॉल्व करिए, आपको कभी गलती समझ में ही नहीं आएगी, आप कभी पहले नहीं होंगे, ठीक। अब ये देखिए, एक लाइन से दिख रहा है क्वेश्चन क्या है, ये स्टेटमेंट, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, बट ये उसमें दे रखा है, थ्योरेटिकल पार्ट में दे रखा है। प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज, कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए साफ साफ ये दूसरा वाला कथन कह रहा है, क्यों सत्य नहीं बता दूं। समचतुर्भुज क्या होता है? एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है पहले ये समझिए। वर्ग ऐसा जिसके प्रत्येक भुजा के बीच में 90 का कोण हो और सब आपस में बराबर हो, ये क्या है? ये वर्ग है। सबका एंगल कितना है? 90 90 90 और 90। तो याद रखिए, वर्ग, ध्यान से सुनिए, हर वर्ग एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब रोम्बस, ठीक है। हर वर्ग समचतुर्भुज होता है, लेकिन हर समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता, याद रखिए, ये गलत है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा इसको आपको रटना होगा। हर वर्ग क्या होता है? अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको इस लाइन को याद रखिए कि हर वर्ग एक समचतुर्भुज होता ही होता है, बस एक लाइन में। अगला क्वेश्चन आ जाइए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेस्ट रिलेशन बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर। एक आदमी बोल रहा है, दूसरा आदमी सुन रहा है, उसके बीच में कौन सा संबंध दर्शाता है?
ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, जाहिर सी बात है हवा में तो बोल नहीं रहा है। मैं अब आपसे बोल रहा हूँ तो हम लोग समाज में ही तो रहते हैं ना, तो सामाजिक हो जाएगा, सोशल, और कुछ इसमें सोचना ही नहीं। अब ये क्वेश्चन आ चुका है 2 बार, तो आपको इसको रटना है, घुमा फिरा के ये आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आ चुका है, इसीलिए मैंने सर्कल मार रखा है, जो जो बार बार आया है उसके आगे मैंने सर्कल लगा दिया। टेंडेंसी टू हैव मोर कॉन्फिडेंस इन जजमेंट, किसी भी जजमेंट में जरूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाना, कॉन्फिडेंस आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? सीधे सीधे है, कुछ इसमें सोचना नहीं है। अगला आ जाइए, नेक्स्ट। इनमें से ऑड चुनना है। अब देखिए फिर यहाँ वही फंस गया, मैंने आपसे कहा था ए से लेके जेड तक में जब भी आपको याद रखेंगे ना क्या है ये, एकदम कमेंट बॉक्स में आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बता दूं, जब भी कभी आपको सीसैट का पेपर मिले तो पेपर में जो रफ साइड है वहाँ पे सबसे पहले, पेपर शुरू होने से पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ऐसे जेड तक लिखिएगा, और उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देख रहे हैं ना, और लास्ट में 26 तक पूरा लिख डालिए। उससे क्या होगा ना, आपकी सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। देखिए सी का मतलब होता है 3, ई का मतलब होता है 5, 5 और 3 क्या है? 7, इसका मतलब ये विषम है। देखिए जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब है 7, जे का मतलब क्या है? 10, 10 7 17, 3 में जोड़ने पे बराबर आ रहा है, लेकिन 1 में 5 3 8 हो जा रहा है, इसका मतलब साफ साफ पता है। अब अगर आपने वो बनाया है ना तो आपको एकदम दिखेगा कि यार ठीक है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, भाई मैं कहता हूँ कुछ लोगों का दिमाग रीजनिंग में कम चलता है, ये मैं उन्हीं लोग के लिए, मैं उन्हीं में से एक हूँ, तो मैं ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए शुरुआत में ही लिख लेता हूँ 1 से लेकर 26 तक, ए से लेकर जेड तक, ठीक है। अगला आ जाइए, ये टाइप के क्वेश्चन बड़े ज़रूरी हैं। ये 2 प्रश्न आएंगे, कैसे? ये दिख रहे हैं ना, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली सूअर हैं, यही सब के आते हैं, लेकिन ये 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न रीजनिंग पे। तो अब मैंने आपको बताया 2 प्रश्न रीजनिंग में ये आएंगे जो बड़े आसान है। 2 प्रश्न आएंगे त्रिभुज के नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने को, ये भी है पक्का। एक प्रश्न आएगा साल में, इस साल ये दिन था तो तिथि निकालने का, और एक प्रश्न आएगा याद रखिए दिशा में भी कन्फर्म है, डायरेक्शनल एक प्रश्न। तो 7-8 प्रश्न तो फिक्स हैं। जैसे इस टाइप के 2 प्रश्न, एक ये है, एक और आएगा, कन्फर्म आएगा। ये मैंने 10 साल का पेपर एनालिसिस किया, मुझे पता है ये आएगा। देखिए ये आया है, अगला फिर आएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, अवधारणा, अवधारणा में आपको क्या करना है? निष्कर्ष निकालना है। सभी वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक, देखिए सभी वैज्ञानिक स्नातक हैं, तो हमेशा याद रखिए सभी वैज्ञानिक, अंदर हो गया वैज्ञानिक और बाहर हो गया स्नातक, ठीक। अब ये बताइए जितने वैज्ञानिक अंदर हैं वो स्नातक हैं, बाहर वाला हिस्सा स्नातक का है, अंदर वाला क्या है? वैज्ञानिक का। तो पहला क्वेश्चन है सभी वैज्ञानिक स्नातक हैं, सही बात कह रहा है। दूसरा, कोई सुपरवाइजर स्नातक नहीं है, बाहर वाली लाइन स्नातक है, जब कोई सुपरवाइजर स्नातक नहीं है तो सुपरवाइजर अलग हो गया। अब सीधे सीधे ये देखिए बना भी दिया इन्होंने, यहाँ पे बना रखा है, सीधे सीधे आपको क्रिस्टल क्लियर है इसका कि कोई भी सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं होगा। ये बताइए क्या कोई सुपरवाइजर जब स्नातक नहीं है तो वैज्ञानिक कैसे होगा? नहीं हो सकता। सामने डायग्राम देख के, सिर्फ डायग्राम देख के आप इस क्वेश्चन को सही करेंगे। और कितने प्रश्न आएंगे इस टाइप के? 2 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 2 प्रश्न आएंगे, ठीक। अगला आ जाइए, ये जो है ध्यान से देखिए, इसके लिए माध्यिका आपको निकालनी है, मीन नहीं मीडियन निकालना है। कैसे निकालेंगे? तरीका बड़ा आसान होता है। वैसे मैं आपको फिर बता दूं, इन सब को सॉल्व करने का तरीका मैंने बता रखा है। यूपी SSSC की जो मेरी मैथ्स है, प्लीज़ उस पर जाइए और माध्य माध्यिका बहुलक तीनों को आप क्या कर लीजिए? सॉल्व कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए बहुत कही तो मैं एक्सप्लेन ना करूँ, आप वहाँ पर देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं गलत होगा, ठीक है। अब अगला आ जाइए, ठीक है। अगर आपको फिर भी दिक्कत होगी तो मैं माध्य माध्यिका बहुलक की एक अलग से क्लास ले लूँगा, लेकिन विश्वास करिए बड़े आसान वीडियो हैं वो। प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, सुनने की प्रक्रिया कैसे होती है? सबसे पहले सुनता है आदमी, ध्यान से सुने। जैसे आप हमें गरियाएंगे तो पहले मैं सुनूंगा, फिर मैं ध्यान दूंगा भाई गाली कौन दी था। तीसरा, अब अंडरस्टूड करूँगा यार ये वाली गाली थी, फिर याद रखूँगा अच्छा बेटा ये गाली दिए थे, फिर क्यों दिया था, अच्छा तुम्हें नहीं सही लग रहा हूँ, उसके बाद फिर उसका प्रतिक्रिया करूँगा। तो याद रखिएगा एक ये 6 चरण से पास होता है कि सॉरी 5 चरण हो गया, 1 2 3 4, ये इतना नहीं होगा, सॉरी 6 चरण होते हैं, ये गलत लिखा है देखिए। नुनान के अनुसार सुनने के किसके अनुसार होता है यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो सकता है। सुनने की प्रक्रिया में आमतौर पे 5 चरण निहित होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। सुनने की प्रक्रिया में 5 चरण निहित होते हैं, यही ओरिजिनली सही होगा, ठीक। ये गलत दे रखा है, ये सब फर्जी है, ये सब ये नुनान कुछ नहीं आता, सॉरी
ये गलत है, ध्यान से सुनना, ये सब फर्जी चीज़ है। कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं, याद रखिए। लिसनिंग की प्रोसेस में आपको याद रखने हैं 5 चरण होते हैं, ये आयोग सही मानता है। ठीक, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको इसको रटना पड़ेगा। सुनने की प्रक्रिया में कितने सही होते हैं? 5 चरण होते हैं। अगला आ जाइए। फिर एक और रीजनिंग का बड़ा आसान सा क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है इसमें। गोल्ड को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? देखिए ABCDEFGH, जी को एक और बढ़ा दीजिए H से, O को O ही रहने दीजिए, L के बाद क्या आता है M, और D के बाद आता है E। ठीक, ऐसे ही बता दीजिए। तो कॉर्ड को C को किससे करेंगे? D से करेंगे। यही साफ साफ दिख के पता चल गया। एक ही से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ठीक, कोई डाउट नहीं है ना? मेरे ख्याल से अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि कैसे प्रश्न को आसानी से आप कर सकते हैं बिना लोड लिए। देखिए ये क्वेश्चन एक और है, बड़ा आसान सा मैथ्स का क्वेश्चन है। दो हैं P और Q, दोनों किसके अनुपात में हैं? 5 और 6 के अनुपात में। तो मैंने आपको रटा डाला है पिछले क्वेश्चन में कि जब भी कभी अनुपात आए तो मान लीजिए एक को 5x है और दूसरा क्या है? 6x है। मान लिया करिए, जब भी अनुपात दिखे तुरंत मानिए 5x और 6x। उनके वर्गों का अंतर मतलब 6x का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर कितना है? 99 है। देख रहे हैं, 6 छंग 36, 36x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर बराबर क्या है? 99 है। 25 में से 36 गया तो 11x स्क्वायर बराबर 99 है। तो x स्क्वायर बराबर 9 है, तो x बराबर 3 है। तो 3 में फिर एक बार x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, तो एक हो गया 15 और एक हो गया 3 6 3 18, 15 और 18 दो ठो है। तो p का मान क्या हो जाएगा? 15। सिंपल, सॉरी 15। ठीक, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, ये सबसे ज़रूरी है। निर्णय लेने में कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है? ये ध्यान से सुनिएगा। जो पिछली वाली वीडियो थी, जब आपसे पूछे कि नुनान के अनुसार तो 6 तरीके के रिसीविंग होते हैं, लेकिन नॉर्मली 5 होते हैं, मैंने बताया है, याद रखिएगा। नॉर्मली 5 ही याद रखना है। निर्णय लेने में कौन सा रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन और प्रस्ताव की पहचान। ये आपको रटना पड़ेगा, 2-3 बार आया है। याद रखिए कौन सा है वो स्टेज नहीं है, डिसीजन मेकिंग में कौन सा स्टेज नहीं माना जाता है। तो ये देखिए, ये पूरा का प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, ये आपको दे रखा है। अब आप इसको रट डालिए इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, अब आप बिल्कुल भी दिमाग पे लोड ना लीजिए कि कभी आप सीसैट में फेल होंगे। अब कोई भी समझदार आदमी होगा इस प्रश्न को छोड़ देगा। मैं भी समझदार आदमी हूँ, मैं भी छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि ज़बरदस्ती क्यों घुसे भाई? जब अपने पास बहुत आसान क्वेश्चन दिया है तो इसमें क्यों घुसे? फिर भी इसका क्या किया गया है मैं बता दूँ, जो लोग समझना ही चाह रहे हैं मैं बता दूँ। x बराबर दे रखा है 1 अपॉन क्या है? √3 + 1। इसका सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं? -1 अपॉन √3 - 1, ऊपर और नीचे इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर हो जाता है √3 - 1, नीचे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए a + b और a - b, दोनों को जब ऐसे लिखा जाता है तो क्या आता है? a² - b²। तो इसका मतलब नीचे क्या हो जाएगा? देखिए ऊपर हो जाएगा √3 - 1 और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो √3 - 1/2 यही लिखा गया है यहाँ पे। देख रहे हैं ना? ध्यान से देख लीजिए। वैसे ही यहाँ पे क्या मतलब, जब भी ये ऐसा दे, याद रखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो इसका क्या करते हैं? साइन चेंज करिए और ऊपर नीचे 3 - ये 3 - ये a + b a - b, ये क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा? √3 - 1। ये आ जाएगा आपके सामने जो दिख रहा है। ठीक है, अब उसके बाद इन सब में वैल्यू रख दिया, सीधे सीधे आपको वैल्यू पता चल जाएगी। अब आ जाइए, ये सब ठीक है, अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये है, बड़ा ज़रूरी है प्रश्न। देखिए फिर से आपको बड़ा अच्छा, यार इतने आसान क्वेश्चन होते हुए भी जो छोड़ दे वो बेकार है। प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है? प्रेस विज्ञप्ति अगर कोई लिखना है तो कैसे लिखा जाता है? याद रखिए, सबसे पहले हम लोग शीर्षक लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिख देते हैं? ध्यान से सुन लीजिए। प्रेस विज्ञप्ति का मतलब कोई भी चीज़ लिखना हो, प्रेस विज्ञप्ति, सबसे पहले शीर्षक लिखते हैं। उसके बाद क्या हुआ? देखिए
शीर्षक है ये है कि शीर्षक कोई भी एक, मतलब क्या है, चोरी किए जाने के संदर्भ में। हुआ क्या, चोरी हो गया। ठीक, अब सबसे बड़ी बात, कब हुई चोरी, मतलब कोई भी इवेंट कब हुआ। शीर्षक क्या हुआ, कब हुआ और किसने किया। याद रखिए सबसे पहले क्या होगा, एक शीर्षक क्या है, दो कब हुआ। ठीक, सॉरी, पहला शीर्षक, फिर उसके बाद होगा ये क्या हुआ, फिर होगा कब हुआ और उसके बाद किसने किया। याद रखिएगा शीर्षक मतलब ये वाला, उसके बाद अबे हुआ क्या उसके बाद कब हुआ, उसके बाद किसने किया। यही सीक्वेंस आपको रटना है। ठीक है, ये हो गया आसान सा तरीका। नेक्स्ट आ जाइए। देखिए मैं थोड़ा जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ अभी क्योंकि हो सकता है लाइट ना चली जाए और गड़बड़ा जाए सब कुछ। 62वां क्वेश्चन क्या है, सीधे देखिए, इसमें भी मैंने कहा था ना ABCD का यूज़ करिए जो आपने लिखा है। अब आपने देखा होगा कि ABCD का आपने अगर शुरुआत में अपने पेपर के ऊपर लिख लिया साइड में जहाँ वो वाला ऑप्शन था, तो आपको फिर ज़्यादा लोड ही नहीं लेना भाई, कुछ करना ही नहीं है। आपके 4 क्वेश्चन देखिए, 2 प्रश्न पहले थे, 2 प्रश्न ये आपके सामने दिख रहे हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ये प्रश्न कहता है कि अगर होटल को कोडेड करते हैं 300, होटल को कैसे कोड करेंगे 300, H को लिखते हैं 8, O को लिखते हैं 15, T को लिखते हैं 20, E को लिखते हैं 5, 12। ठीक, तो कितना आ गया, ये सब जोड़ देंगे तो 60 गुणा 5, 6 पंचे 30। ठीक, इस तरीके से उसका भी कर लीजिए। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, इट्स ईजी। यहाँ देखिए 25 लीटर दे रखे हैं, अरेंज किया गया है। कितने हैं, 25 लीटर को अरेंज किया गया है। अगर वर्णमाला के हिसाब से सही व्यवस्थित करें तो किसकी स्थिति नहीं बदलेगी। उल्टे से देखिए, ये क्या होना चाहिए, Z, सॉरी ये क्या होना चाहिए, Z, X, Y, ये क्या होना चाहिए, X, ये क्या होना चाहिए, W, ये W की स्थिति नहीं बदलेगी। सीधे सीधे देखिए, कभी कभी पता है रीजनिंग को सॉल्व करने का और मैथ्स को सॉल्व करने का एक तो होता है सीधे चलिए, एक होता है उल्टे चलिए। कौन कौन से वर्ड दे, अच्छा अब आप कुछ लड़के क्या होंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका। कुछ लड़के ढूंढना शुरू करेंगे, 10 मिनट खा जाएंगे। जो स्मार्ट लड़के होंगे वो आंसर से चेक करेंगे। जैसे मैं होता तो मैं पहले एक्स को चेक करता। देखो एक्स कहाँ लिखे है, एक्स कहीं लिखा है, यहाँ लिखा है, इसकी पोजीशन गलत है। हाँ, क्योंकि एक्स को क्या होना चाहिए, लास्ट एक्स वाई जेड। ये बताओ वाई कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा होना चाहिए, यहाँ लिखा, गलत है। यू कहाँ लिखा है, क्योंकि गलत जगह लिखा है, ऊपर लिखा है, यहाँ कहीं गलत है। सबसे सही करिए, कुछ नहीं करना है। अब बताइए इतना आसान क्वेश्चन, आपको लगता है कि सीसेट बहुत टफ, कुछ नहीं है भाई, थोड़ा मेंटल दिमाग लगाना पड़ता है बस, और कुछ नहीं करना पड़ता। इधर देखिए, सही विकल्प का अनुसरण कीजिए। सामने देखिए, धन एक बहुत बड़ा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये मैं आपको बताने जा रहा था, कंक्लूजन, कोई स्टेटमेंट दे और फिर आपसे कंक्लूजन पूछे। ध्यान से सुनिए, कोई स्टेटमेंट दे दे और कंक्लूजन पूछे, तो जो स्टेटमेंट दिया है सिर्फ वही बात को समझिए, इसके अलावा कुछ भी अपनी राय मत दीजिए। जो स्टेटमेंट दिया है क्या, जो पैसा होता है वो बहुत बड़ा प्रेरक है। कोई कह दे कि पैसा बहुत बड़ा प्रेरक है, अब आपको ध्यान रखना चाहिए बहुत बड़ा प्रेरक है, लेकिन यहाँ पर क्या रखा है, लोग तभी प्रेरित होते हैं जब एक निश्चित तरीके व्यवहार करने के लिए कुछ धन, ये तो कहीं नहीं लिखा है। लिखा क्या है, पैसा बहुत बड़ा प्रेरक है, तो ये तो नहीं माना जाएगा। कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जो कि पैसे के अलावा जो ऑल्सो मोटिवेट करते हैं, अरे ये कहाँ लिखा है, स्टेटमेंट ये लिखा है, ठीक है, इसके आधार पर ना तो ये सही है ना तो वो सही है, यही है, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, सामने किसी भी चीज़ को फिक्स करने के शुरुआती तौर पे ही भाई आप क्या काम करिए, प्रारंभिक सूचना पर स्थित रहने की प्रवृत्ति। आपको कोई मैटर पता नहीं, आपको बस हल्की सी इंफॉर्मेशन हुई, आप अपने आप से एज्यूम कर लीजिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एंकरिंग पूर्वाग्रह। एंकरिंग पूर्वाग्रह का मतलब आपको शुरुआती तौर पे थोड़ा बहुत जानकारी थी और आपने मतलब सिर्फ वही है कि किसी किताब के फ्रंट को देख के किताब के अंदर क्या लिखा है ये जज मत करो। इसको क्या कहते हैं, एंकरिंग पूर्वाग्रह कहते हैं, समझ रहे ना। किसी किताब के फ्रंट पेज से आप ये नहीं बता सकते कि बुक में क्या लिखा है, तो ये क्या कहलाता है, बयासिंग कहलाती है, बयास, एंकरिंग पूर्वाग्रह। आपने शुरुआत के तौर पे जाके डिसाइड कर लिया गलत है सही है, ठीक। अब आ जाइए अगला, अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन ये है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन दे रखा है किसी भी अब मैं आपको सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये आपको रट डालना है। आज की डेट से अगली बार ये क्वेश्चन पीसीएस में आ जाए, हो सकता है आ ही जाए, तो आपको ये रटना है। किसी भी सर्किल को चारों तरफ से अगर कोई चतुर्भुज टच करता है तो देखिए लाइट चली गई, मैं आपसे पहले भी कह रहा था, सॉरी इस चीज़ के लिए, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, इसके बाद वाली वीडियो को मैं छोटा सा और बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।